नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस के फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। जिस भी एग्जाम में जीएस पूछी जाती है हमारा ये सेशन उन सभी एग्जामों को कवर करता है। क्योंकि दोस्तों हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं और उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करते हैं। हम एक सेशन में ही हर एक पॉइंट करीब करीब 6 से 7 बार रिवीजन उसका कर ही लेते हैं, जो कि 90% से अधिक जो प्रतियोगी छात्र लोग तैयारी करते हैं वो ये सब चीजें नहीं करते हैं। तो दोस्तों हमारा सेशन फुल्ली ओरिएंटेड सिलेक्शन वाला है। तो दोस्तों हमारे सेशन को ज्वाइन करिए। और दोस्तों आरओ एआरओ के एग्जाम फरवरी माह में होने वाले हैं, तो उसके लिए हमने आरओ एआरओ के प्रैक्टिस सेट भी चालू कर दिए हैं। तो दोस्तों पहला प्रैक्टिस सेट के दो भाग, मतलब पहले प्रैक्टिस सेट का जीएस और उसी का दूसरा भाग हिंदी, हम लोग 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन हिंदी के जैसा एग्जाम में पूछा जाता है ठीक उसी पैटर्न पर लेकर आए हुए हैं। और पहला प्रैक्टिस सेट का दोनों भाग हमने जीएस और हिंदी का अपलोड कर दिया है और उसकी क्लास भी ले ली है। तो दोस्तों फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमने उसमें डिस्कस किया है। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दूसरे प्रैक्टिस सेट का पहला भाग जीएस का है। तो दोस्तों बिना समय को खर्च किए हम लोग अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। पिछले सेट का पहला क्वेश्चन था, उसमें था मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है, और इसमें पूछा है कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो दोस्तों हमारा सेशन ऐसा ही है, हर चीज रिवाइज होगी, हर चीज कनेक्टेड होगी एक दूसरे से, ठीक है। तो प्राचीन मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला था, नर्मदा घाटी से। और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हर चीज एक दूसरे से रिलेटेड होगी, हमारा सेशन ऐसे ही होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सुमेलित करना है। ऋग्वेद है, ये वेद है चारों और ये उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऋग्वेद का कौशितकी है, ऐत्रेय, कौशितकी, ये सब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे ही सामवेद का आ जाता है, सामवेद का जैमिनी है, जैमिनी हो गया, पांड्य हो गया, है कि नहीं, ये सारे उसके पांड्य, जैमिनी, पंचवेश, षडवेश, ये सब क्या है, असम वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। उसके बाद अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण आ जाता है, ये ध्यान देना है। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण आ जाता है, ठीक है। ये चारों वेदों के ये ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। तो इस हिसाब से पहले का तीसरा हो जाएगा, दूसरे का चौथा हो जाएगा, तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले सेशन में हम ऋग्वेद के कुछ मूलभूत विशेषताएं पढ़े थे। अच्छा, पिछले में जो हम पढ़ रहे थे यजुर्वेद, यजुर्वेद का आंसर सही था उसमें। यजुर्वेद का जो याद करने का तरीका है, यजुर्वेद में कर्मकांड आते हैं, तो यजुर्वेद यज या जा यज से हम यज्ञ याद कर सकते हैं। यज्ञ मतलब कर्मकांड हो गया, ठीक है। तो यजुर्वेद मतलब कर्मकांडी हो गया, ठीक है। तो यहां से दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का हो जाता है। अब तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो बुद्ध के जीवन से तो अवंती, गांधार नहीं था, कौशल और मगध था। तो 3 और 4 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। अब अवंती पिछले क्लास में पढ़े थे, अवंती का राजा प्रदोत था, ठीक है। वो सब रिवीजन कर लिया होगा आपने। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक हम देखते हैं उदयन ही होता है। उदयन पिछले भी सेशन में मिला है। उदयन क्या होता है, पाटलिपुत्र का संस्थापक होता है। इसके पहले हम लोग देखते हैं जो मगध की राजधानी होती है वो राजगृह होती है। बिंबिसार, अजात शत्रु के समय में राजगृह राजधानी होती है, लेकिन उदयन ने राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र को राजधानी बना दी थी, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो उदयन पाटलिपुत्र का संस्थापक था। उसके बाद एलिफेंटा की प्राचीन स्मारक हम देखते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक से कौन संबंधित है, तो बौद्ध और शैव संबंधित है, वहां पर ध्यान देना है। एलिफेंटा 1 और 3 कहाँ है, डी है। तो एलिफेंटा को जो प्राचीन स्मारक है उसमें हम लोग देखते हैं एलिफेंटा मुंबई, मुंबई के जब हम पश्चिम में जाएंगे अरब सागर में तो एलिफेंटा द्वीप मिलेगा, वहां पर त्रिमूर्ति मिली है, शिव की त्रिमूर्ति भी मिली है। और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसको बनवाया किसने था, उसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ऐसे ही चीजें हम लोग पढ़ते चलेंगे और ऐसे ही हम लोगों की चीजें रिवाइज भी होती चलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा चंदेल शासक ऐसा था जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो ये ध्यान देना, विद्याधर पराजित नहीं हुआ था, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले ये इस आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी करता है, लोदी वंश का था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, मिलान करना है सूची 1 से सूची 2 में। वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग के संस्थापक होते हैं। पुष्टि मार्ग है वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के ही शिष्य सूरदास होते हैं। ठीक है, तब जब सूरदास की वल्लभाचार्य से जब मुलाकात होती है तो वल्लभाचार्य एक लाइन बोलते हैं सूरदास को, सूर होय के काहे घिघियात हो। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक थे। ठीक है, और माधवाचार्य द्वैतवाद के, शंकराचार्य अद्वैतवाद के संस्थापक थे। ये तो याद होने ही होने चाहिए। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग पहले का दूसरा, रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी, तो कहां पर धारण की थी? काबुल में बाबर ने पादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर ने पादशाह की जो पदवी धारण की थी 1504 ईस्वी में ही धारण की थी। वही 1504 ईस्वी जब सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और अपनी राजधानी भी बनाई थी। उस समय बाबर ने काबुल पर विजय प्राप्त किया और पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह की उपाधि जो धारण की थी, जो मुगलों की परंपरागत उपाधि थी मिर्जा, मिर्जा की उपाधि को त्याग कर बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की थी, तो ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आता है, हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना प्रथम मुस्लिम शासक था दारा शिकोह। इसने जो है उपनिषदों का जो है योग वशिष्ठ का, भगवत गीता का फारसी में अनुवाद कराया था। ठीक है, ये ध्यान दे लेना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, हजरत महल, मतलब जो 1857 की क्रांति थी उसमें कौन कौन से नायक किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हजरत महल कहां से संबंधित थी? हजरत महल लखनऊ से संबंधित थी। तो पहला का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, तो पहले का 4 दूसरे का 1, तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन सही हो गया। कुंवर सिंह आरा से थे, कुंवर सिंह बिहार से थे। सबसे उम्रदराज व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। नाना साहब कानपुर से थे। ये चीज ध्यान देनी है। 12वां क्वेश्चन था, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो डी के कर्वे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम कब आया था? 1929 में आया था। ठीक, तो इसमें जो है लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई थी? 14 और 18 वर्ष कर दी थी। लड़कियों की 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था की, बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो अध्यक्ष और इसकी स्थापना दोनों अलग बात है। ठीक, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एम एन जोशी ने की थी, जो इसका चौथा विकल्प है। लेकिन इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पूछा है तो लाला लाजपत राय थे इसके प्रथम अध्यक्ष। यहां से ये ध्यान देना है। ठीक है, 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बंबई में हुई थी। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे, त्रिपुरी संकट आता है ना, तो त्रिपुरी में चुने गए थे। ठीक, हरिपुरा में 1938 में चुने गए थे और 1939 में त्रिपुरी में। तभी तो वहां से 1939 में विवाद होता है गांधी जी से, तब इन्होंने मतलब कांग्रेस के अध्यक्षता पद को छोड़कर और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कर देते हैं। ये चीज ध्यान देना है। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, 1926 में गठित नौजवान सभा के प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? पता चला नहीं पढ़े, नहीं आपने नहीं पढ़ा, आपने सोचा कौन था तो भगत सिंह मार के चले आए आंसर। तो कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। जो ये नौजवान सभा थी इसकी स्थापना 1926 में लाहौर में भगत सिंह ने की थी। किसानों और मजदूरों के विकास के लिए की थी, किसानों और मजदूरों में समानता लाने के लिए। ठीक है, उनके आर्थिक उत्थान के लिए भगत सिंह ने इसकी स्थापना 1926 में लाहौर में की थी। ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? बारदोली में थे। हमने बताया था आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन के समय। कहा जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। 1892 में फिंसवरी से चुने गए थे। ये ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय। लेकिन इसके साथ एक फैक्ट आपको और बताते हैं, जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे वो पहले ऐसे सदस्य थे जो चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे।
अगर वो चुनाव जीत जाते तो दादा भाई नौरोजी ना होते तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी पहले सदस्य हो जाते। तो दादा भाई नौरोजी चुनाव जीत गए थे और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले सदस्य थे। ये चीज ध्यान देनी है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूची में कौन सा एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची हम लोग पढ़े ही है, जब हम लोग अनुसूचियां पढ़ रहे थे पॉलिटी में तब पढ़ते, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम लोग। जो जो चीजें हम पढ़े हैं, अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची एक से सूची दो मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट से संबंधित उत्तर। मौलिक अधिकार ये भी पढ़ चुके हैं, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक। मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। संघ भाग 5 में है, ठीक। तो इसका चौथा ऑप्शन आपात उपबंध भाग 18 में है, ठीक है। ये ध्यान देना, तो 2 1 4 3 इसका ऑप्शन हो जाएगा। 2 1 4 3 ए नंबर ऑप्शन है, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है या रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित होता है। कथन कारण वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अब हमने इसको भी बताया था, जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्यों की लगाएंगे, जब नीचे से ऊपर जाएंगे कारण से कथन में जाएंगे तो इसलिए लगा के बात करेंगे, ठीक। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है क्योंकि प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र। ऐसा नहीं है, विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र राष्ट्रपति की शक्तियां नहीं है। राष्ट्रपति जो भी कार्य करता है विधायिका की अनुमति से, मतलब मंत्रिपरिषद की अनुमति से करता है। तो आर कथन गलत हो जाएगा, तो ए सही है और आर गलत है, ये हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। बताए थे हम लोग जब संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़े थे मंत्रिपरिषद का दोहरा उत्तरदायित्व होता, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 75(3) के तहत सामूहिक उत्तरदायित्व है, लेकिन अनुच्छेद 75(2) के तहत व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री पद धारण करते हैं ना, इसीलिए व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। लेकिन इनकी जवाबदेही लोकसभा के प्रति बनती है, इसीलिए सामूहिक रूप से 75(3) के तहत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक। तो दो चीजें याद हो गई यहां से, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो लोकसभा के प्रति सही हो जाएगा। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत है, संवैधानिक बाध्यता है, और अनुच्छेद 75(3), अनुच्छेद 78(4) नहीं है, तो 4 नहीं होगा, तो 1 2 3 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। पूरा क्वेश्चन ढंग से पता, सही पढ़ के चले गए और आंसर नहीं करके चले गए, गलत करके चले जाए तो नहीं ध्यान देना है, पूरा ध्यान देना है, नहीं को ध्यान देना है। निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। भारत में निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, होता है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, जाहिर सी बात, सही बात है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, गलत बात है। निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। अगला देख लेते हैं, निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयोग को अधिकारी पर कर्मचारी या अधिकारी उपलब्ध कराते हैं, तभी तो वह जो चुनाव में अधिकारियों की कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, ये कौन प्रदान कराता है, राष्ट्रपति प्रदान कराता है। चौथा भी सही हो जाएगा, और पूछा गलत स्टेटमेंट तो सी वाला गलत हो जाएगा। निर्वाचन के संबंधित मतदाताओं की सूची और उनपे संबंधित कार्यवाही कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है, ठीक। अब अगला देख लेते हैं, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ध्यान दें, केंद्र शासित प्रदेशों में, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों से 19 सीटें और राज्यसभा से 8 सीटें हैं, ठीक। ये ध्यान दीजिएगा, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं, तो प्राक्कलन समिति ही सबसे बड़ी समिति है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला दे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश, तो भारत में 1 + 33 है, 34 न्यायाधीश है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधान करता है, ये भी पढ़ चुके हैं जब केवल अनुच्छेद का सेशन ले रहे थे, 263 अनुच्छेद है, ठीक है, ये हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंदर कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये भी पढ़ चुके हैं। अब अगला देखिए, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, जोड़े की ही तो बात है कि नहीं, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यही तो
बढ़िया पॉइंट है। यही क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, पेपर में भी और जीवन में भी जोड़ा सही मिलान करना है। ठीक, भारत का कुल क्षेत्रफल, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 3,32,263 किलोमीटर, लगभग लगभग सही है। अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, ऐसे वाला, तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये भी सही है। भारत का रेखांशीय विस्तार मतलब पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब ले लेते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट गुजरात में है और 97 डिग्री 25 मिनट अरुणाचल प्रदेश की किबुथु में है, तो ये भी सही जगह। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, गलत बात है, 28 राज्य हैं, तो जोड़ा डी वाला सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है, हमेशा रेड अलर्ट ही रहता है कि नहीं? और मैकमोहन लाइन 1914 में बनाई गई थी। भारत और चीन के बीच डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, ये ध्यान देना है, रेड क्लिफ लाइन इसका आंसर होगा। मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। ये सब चीजें ध्यान दे, जो नया क्वेश्चन मिले तुरंत नोट करिए। कुमाऊं हिमालय किन नदियों के बीच है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे हिमालय है, हिमालय का हम क्षैतिज वितरण करते हैं और हिमालय का हम लंबवत वितरण करते हैं, तो ये हिमालय का लंबवत वितरण हो गया। ठीक है, और क्षैतिज वितरण हम लोग करते हैं जैसे ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बृहत हिमालय, ये सब करते हैं, ऐसे क्षैतिज वितरण करते हैं। और जो लंबवत वितरण करते हैं ये पूछ रहा है, तो कुमायूं हिमालय देखिए कहाँ है? सतलज और काली के बीच में। यहां से नोट करिएगा, जो पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय व्यास नदी और सतलज के बीच में है, और सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय है। काली नदी से तिस्ता नदी के बीच में नेपाल हिमालय है। तिस्ता नदी से दिहांग नदी या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में असम हिमालय है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज ध्यान दीजिएगा यहां से। अब देख लीजिए, सुमेलित नहीं है कौन सा? ठीक है, तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में, सही बात है। नाथुला सिक्किम में, सही बात है। भोर घाट भैया बंबई में, मतलब महाराष्ट्र में है, बंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट केरल में, सही है, तो कौन सा सही नहीं है? सी ऑप्शन सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लिंबू, लिंबू मतलब जनजाति बताना है आपको, लिंबू सिक्किम में है, सही बात है, सिक्किम में है, भूटान में है, नेपाल में, देखिए ऐसे आती जा रही है, सिक्किम, भूटान, नेपाल, पहाड़ी इलाकों में। ठीक, कार्बी, तो ये सही हो जाएगा। कार्बी ओंगलांग, हम लोग पढ़ते हैं कार्बी ओंगलांग, असम में असम का क्षेत्र है, वहां असम की जनजातियां भी रहती है, कार्बी ओंगलांग, तो ये गलत हो जाएगा, हिमाचल नहीं होगा। डोगरिया कोंध उड़ीसा में है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और बोंडा भी उड़ीसा में है, तो ये गलत हो जाएगा, तमिलनाडु में नहीं है। तो इसका कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एक और तीन, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये सब चीजें। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, सहायक नदी है भैया गंगा की। गंगा की सहायक नदी सोन नदी पटना में जाकर मिलती है, सोन नदी गंगा से पटना में जाके मिलती है। गोदावरी की, गोदावरी की मंजीरा हो जाएगी। ठीक है, गोदावरी की मंजीरा हो गई। कृष्णा की भीमा हो गई, यमुना की केन बेतवा चंबल, है कि नहीं? ये सब हो जाएगी, तो गंगा का 4 हो जाएगा, उसके बाद गोदावरी मंजीरा 3, मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ध्यान से ऐसे करते चले जाएंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना है। ठीक, अब अगला देख लीजिए, हुंडरू प्रपात, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? सुवर्णरेखा नदी पर है, सही बात है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर है, यही सही सही बात है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर है, ये भी सही बात। बूढ़ा घाट प्रपात बूढ़ी नदी पर है, बूढ़ा नदी पर है। ठीक है, बूढ़ा प्रपात बूढ़ा नदी पर है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और पूछा सुमेलित नहीं है, तो डी ही सुमेलित नहीं है। ठीक, अब अगला देख लेते हैं भैया, नाभिकीय शक्ति पिछले में भी मिला था, कौन सा पहला नाभिकीय शक्ति है भारत में? तारापुर महाराष्ट्र। ठीक, अब कोटा देखिए, कोटा कहाँ है? कोटा तो पता है राजस्थान में, तो पहले का 4 हो गया। तारापुर महाराष्ट्र में है, दूसरे का 3 हो गया। काकरापारा गुजरात में है, तो सी का 2 हो गया। नरौरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, 1 हो गया। तो 4 3 2 1 जहां मिलेगा वही हम लोग आंसर करके भाग चलेंगे आगे। 4 3 2 1 हो गया। अब अगला देखिए, कौन सी कंपनी एल्यूमिनियम नहीं बनाती? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले में, पहले जीएस के पहले में। कोरबा, कोरबा में कौन सी फैक्ट्री थी एल्यूमिनियम की? कोरबा, बा से बालको, कोरबा लास्ट में एक लय बन गया, कोरबा राय, कोरबा बालको। ठीक है, तो कोरबा बालको तो है भैया। टेल्को नाल्को हिंडाल्को, बाल्को नाल्को हिंडाल्को है, टेल्को नहीं है। टेल्को टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी है, ये टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी, तो ये ध्यान देना है, तो टेल्को नहीं है। बाल्को नाल्को हिंडाल्को सब एल्यूमिनियम कंपनी है, ध्यान देना। हरी खाद फसल में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो
बोड़ा में होता है, लोबिया में होता है। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होता है? बोड़ा, लोबिया। अब अगला देखते हैं, काली मिट्टी के से संबंधित आपको हम इतिहास बताए थे, डायनासोर का युग था, डायनासोर के आतंक से जो है जुरैसिक काल में गोंडवाना लैंड का पृथक्करण होता है, पेंजिया का पृथक्करण होता है। उसके बाद जुरैसिक के बाद क्रिटेशियस काल में गोंडवाना लैंड उत्तर विषुवत रेखा की तरफ खिसकती है, जहां पर अफ्रीका के बगल में रियूनियन द्वीप होती है, वहां से ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। भारतीय गोंडवाना प्लेट उसके ऊपर से तैरती हुई जाती है और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पर भारतीय प्रायद्वीपीय पठार पर काली मिट्टी का जमाव हो जाता है। ठीक, ये बताए थे आप लोगों को। अब यहां से देखना है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, सही बात है। उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। भैया ज्वालामुखी से है तो जैव तत्व नहीं होता है, ज्वालामुखी से उत्पन्न मिट्टी है जिसमें जैव तत्व नहीं होता है। तो ए सही है, सी गलत है। ठीक, ए सही है, कारण गलत है, ये हो जाएगा। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर गुजरात। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लें, एस्किमो जनजाति और कहाँ पाई जाती है? एस्किमो हम लोग देखते हैं साइबेरियाई क्षेत्र में पाई जाती है, तो कहाँ पर? कनाडा में पाई जाती है। अब ये मत देखिए साइबेरियाई क्षेत्र रूस में ही है, ठीक, ऊपर पूरा जो अक्षांश वितरित होगा वो साइबेरियाई क्षेत्र। मसाई, मसाई केन्या में है, ठीक, तो पहले का 3, दूसरे का 4 हो गया। बद्दू अरब में है, तो बद्दू सऊदी अरब हो जाएगा। उसके बाद सी का 2 हो जाएगा। बुशमैन बोत्सवाना में है, ठीक, 3 4 2 1, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है? यहां से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका आंसर है दक्षिणी पश्चिमी तट। अब हम लोग देखते हैं मरे डार्लिंग नदी, मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर है, लेकिन जो डार्लिंग श्रृंखला है ना, ये दक्षिणी पश्चिमी तट पर है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 46, तकला मकान कहां पर है? तकला मकान चीन में है, मरुस्थल है ये। अगला देखिए, इजराइल की साझी सीमाएं, इजराइल का भी युद्ध चल रहा है, संभावित है प्रश्न पूछ सकता है। इजराइल का देखिए, इजराइल की सीमा किससे संबंधित है? लेबनान से लगती है, सीरिया से लगती है, जॉर्डन से लगती है, मिस्र से लगती है, ठीक है, तुर्की से नहीं लगती। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, साइप्रस तो भूमध्य सागर में है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम एशियाई का कौन सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो सीरिया की सीमा लगती है, लेबनान की सीमा लगती है, इजराइल की सीमा लगती है, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती। ठीक, ये ध्यान देना है। अगला देख लेते हैं, जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम में है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। तो हमको याद है, ये आप लोगों को भी याद होना चाहिए, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बाथनिया की खाड़ी, बाथनिया की खाड़ी कहाँ है? फ्रांस में, अभी देखते हैं। अच्छा, सही सुमेलित है। बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना, कारपेंटेरिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, और टोंकिन की खाड़ी इंडोनेशिया में। अब देखिए, बोथनिया की खाड़ी कहाँ है? बोथनिया की खाड़ी जब हम लोग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड पर जाएंगे, फिनलैंड और स्वीडन के बीच में बोथनिया की खाड़ी। और बैफिन की खाड़ी देखिए कहाँ है? बैफिन की खाड़ी जब कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है, बैफिन की खाड़ी। टोंकिन की खाड़ी देखिए, टोंकिन की खाड़ी चीन और वियतनाम के बीच में है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैप में जाके तुरंत देखिए ये सब चीजें, जहां आप लोग जब भी पढ़िए ना तो मैप सामने रख के पढ़ा करिए हमेशा। कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, कोई भी देश आए, कोई भी जगह, तुरंत मैप में देखिए। मैप 1-2 दिनों में नहीं तैयार होता है, या मैप जब आप सोचते हैं हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब मैप देखेंगे तब तैयार हो जाएगा, नहीं तैयार होगा। 1-1.5 महीने मैप नहीं तैयार होता है। ठीक है, मैप मैप तैयार करने का एक निरंतर प्रक्रिया है। जब भी पढ़िए मैप सामने हो, कोई भी जगह है तुरंत मैप में देखिए। ठीक, ऐसे पढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवधारी यूकैरियोटिक जीव है? यूकैरियोटिक, अच्छा, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अच्छा, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है जो प्रो होती है, प्रिमिटिव होती है, प्राचीन होती है, उसके कोशिकांग विकसित नहीं होते, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका, ईयू, ईयू जहां भी आए, ईयू का मतलब होता है गुड। ठीक है, ईयू का मतलब गुड होता है, यूकैरियोटिक मतलब गुड, जिसमें कोशिकांग विकसित होते हैं। तो इसमें कौन सी कोशिका जिसमें कोशिकांग विकसित होते हैं? मोनेरा नहीं है, मोनेरा पहला चरण होता है, इसमें नहीं होता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु,
ये विटेकर ने जंतुओं का वर्गीकरण 5 समूहों में किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। तो मोनेरा सबसे प्रिमिटिव है, मोनेरा में नहीं है। उसके बाद यूकैरियोटिक है, फंजाई, प्लेंटिया, एनिमेलिया। ठीक है, 2, 3, 4, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम नया बताएं अगर आपको नया लगता है तुरंत नोट करिए अपने में, प्रासंगिक बनाए रखिए अपने आप को। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है। ठीक है, ईस्ट मशरूम किसका उदाहरण है? फंजाई का, कवक का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए कौन सा जीवधारी एक कोश के जीवधारी की श्रेणी में आते हैं? एक कोश की जीवधारी तो मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, फंजाई नहीं आता, तो 1 और 2 आ जाता है। ठीक है, 54 का ए आ जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द्रव अवस्था परिवर्तित किए हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक, जैसे आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, ये सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें भी नोट कर लीजिए अगर आपको नया है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज का सिद्धांत के अनुप्रयोग हैं? तो पहला ऑप्शन है जलयानों तथा पनडुब्बियों का डिजाइन बनाने में है, दुग्धमापी में है, हाइड्रोमीटर में भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 57 पे। सत्य कथन का चयन करना है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा होती है। हम लोग पढ़े होंगे 8th 9th 10th में कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, अब देखिए किसी स्वतंत्र, अगला अगला स्टेटमेंट, किसी स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड के किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। अब इसका हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। हम लोग देखते हैं जब कोई पिंड ऊपर से पृथ्वी की तरफ गिरता है तो उसकी गति में वृद्धि होती है। जब गति में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, है कि नहीं? जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी, तो जब जितनी कमी होगी उतनी ही वृद्धि होती है, यही चीज है कि नहीं? तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अब अगला देख लेते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, जाहिर सी बात है मैकेनिकल वेव है ये, है कि नहीं? अब देखिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, स्टेटमेंट गलत हो गया। माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए तो देखिए निर्वात में आवाज नहीं सुनाई देती है कि नहीं? अब देखिए इसका मतलब ए सही है, आर गलत है, तो इसका स्टेटमेंट सी सही हो जाएगा। ए सही है और आर गलत है। प्रकाश ऊर्जा को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ध्वनि ऊर्जा को माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि तरंग को। कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? वायरस के कारण इन्फ्लुएंजा होता है, सर्दी खांसी जुकाम, डेंगू बुखार होता ही, अभी डेंगू चल ही रहा है वायरस के कारण, है कि नहीं? तो ये हो गया, तो 1 और 2 सही है। टाइफाइड होता है सल्मोनेला टाइफोसा नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। धातुओं और अधातुओं के विषय में कौन सा सत्य कथन है? ठीक है, धातु में चमक होती है, अधातु में नहीं होती, सही बात है। धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक हैं, अधातु नहीं, ये भी सही बात है। धातु अधातु वर्धनी और तन्य होते हैं जबकि अधातु नहीं होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा सत्य कथन चयन करना है? पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधन के पूर्ण दहन पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती, गलत बात। जब भी कभी पूर्ण दहन होगा तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, अपूर्ण दहन पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसीलिए देखिए जहां पर जाम लग जाता है, जब गाड़ियां रुकी होती हैं, मतलब गाड़ियां रुकी हैं लेकिन गाड़ी की चाबी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, तो कार्बन का वहां अपूर्ण दहन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। लेकिन जब गाड़ी चलती है, जब गाड़ी चलने लगती है तो पेट्रोल और ईंधन का पूर्ण दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसीलिए कहा जाता है जब कहीं क्रॉसिंग लगे या कहीं आप खड़े हो तो गाड़ी ऑन करके मत खड़े होइए, गाड़ी स्टार्ट करके मत खड़े होइए, गाड़ी को बंद कर दीजिए थोड़ी देर, पॉल्यूशन बचेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, तो इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है, जाहिर सी बात है हमारे शरीर में ऑक्सीजन हमारे शरीर से जितनी जल्दी घुल जाती है रक्त में ना, उससे 250 गुना ज्यादा मोनोऑक्साइड घुल जाती है शरीर में। इसीलिए कहा जाता है कि रात में बंद कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में प्रवेश कर जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इंसान सोते ही सोते राम नाम सत्य हो जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस, सही बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, सही बात है। तो 2 और 3 इसका सही हो जाएगा, 61वां। अब अगला देख लेते हम लोग 62वां क्वेश्चन।
निम्नलिखित में किसमें डीएनए पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए होता है, प्लास्टिड का खुद का डीएनए होता है। तो 1 और 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। फोटोग्राफी में स्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है तो सोडियम थायोसल्फेट है। फोटोग्राफी में स्थायीकरण हेतु यही रसायन पाया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व तो कार्बन होता है। कार्बन है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व भय अधम शरीरा, है कि नहीं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, यही 5 तत्व हैं जिससे समस्त सृष्टि का निर्माण हुआ है कि नहीं? मतलब अभी तक जितना वैज्ञानिक खोज हुई है तो उसमें जो है कार्बन सबसे मूल तत्व है। ठीक है, ये ध्यान देना है। सिगरेट लाइटर निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। ठीक है। मीथेन किसमें प्रयुक्त होती है? हाइड्रोकार्बन मीथेन होता है, बायोगैस में प्रयुक्त होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन भी मतलब किसमें प्रयुक्त होती है? सिलेंडर गैसों में होती है। और रेडॉन जब भूकंप आता है तो रेडॉन थोड़ी सी स्रावित होती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरण से अभिप्राय क्या है? भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में। सही बात है। उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे होती है, भी सही बात है। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, ये भी सही बात है। मतलब उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं भैया? वायुमंडल कहेंगे। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1972 तो नैरोबी में हुआ, नैरोबी में इसका मुख्यालय है। ठीक है। पर्यावरण सुरक्षण अधिनियम ईपीए, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 छाता विधान है। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। ये पर्यावरण, ये जो यूएनईपी आया था ना, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, 68 क्वेश्चन, ये इसी के तत्वाधान में, इसी के बाद से ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिकी क्षेत्र जो निम्नलिखित में से कौन है? जैव मंडल है। ठीक। ये ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है। पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। सही बात है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी से है, ये भी सही बात है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आ रहा है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मतलब उनकी उत्पादकता का घटता क्रम बताना है। तो सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी होती है? मैंग्रोव की होती है, फिर घास स्थल, फिर झील, फिर महासागर की होती है। ठीक, ये ध्यान देना है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संस्था कौन सी? आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, लेकिन जो रेड लिस्ट जारी करने की शुरुआत हुई 1964 से शुरुआत हुई थी। नोट कर लीजिएगा कहीं आप लोग। ठीक। प्रतिवर्ष वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, वेटलैंड दिवस, आर्द्र भूमि दिवस, रामसर सम्मेलन 1971 से शुरुआत हुआ। भूमि के तापमान में वृद्धि करने वाली वह कौन सी गैस है जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है? ठीक है, धान के खेत से मीथेन उत्सर्जित होती है। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 79, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है भैया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002। ठीक। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के 1 साल बाद है। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में आया था। ठीक। अब देख लेते हैं, सबसे पहले आया पहला वाला, फिर आया तीसरा, तो पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक। अब देख लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तराखंड में भैया राजा जी हैं। ठीक। असम में मानस है। उड़ीसा में सिमलीपाल, उड़ीसा हो गया। कर्नाटक बांदीपुर। ठीक, ये ध्यान दीजिए। उत्तराखंड का क्या हो गया? राजा जी पहले का, दूसरा असम का मानस दूसरे का, चौथा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक। अगला देते हैं, राजस्व प्राप्तियां कौन सी हैं? तो राजस्व प्राप्तियां ऋण नहीं है, ट्रेजरी बिल, विदेशों से प्राप्त अनुदान नहीं है, कर ब्याज, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम से मिलने वाला लाभांश व लाभ, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। राजस्व प्राप्तियां वे होती हैं जो ना तो सरकार की देनदारियों में वृद्धि करती हैं और ना ही उसकी परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। राजस्व आय होती है, जैसे हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, आय कर, निगम कर, चीजें राजस्व कर होती हैं। ठीक है, तो ये राजस्व कर जो होती है ना, सरकार की आय बढ़ाती है, सरकार की देनदारियों को नहीं बढ़ाती है, ना ही परिसंपत्तियों को
कम करती है। लेकिन पूंजीगत जो आय होती है ये सरकार की देनदारियों को बढ़ाती हैं और परिसंपत्तियों को कम करती हैं। ये चीज ध्यान देनी है। अब अगला देखते हैं, सरकार का जो रक्षा पर किया गया व्यय है वो क्या है? राजस्व व्यय नहीं है, ये गैर योजनागत व्यय है। ठीक है, ये कौन सा व्यय है? गैर योजनागत, ये ध्यान देना है। जब सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेती है, सरकार है रिजर्व बैंक से पैसा ले ली, ठीक है, तो क्या हो जाता है? मुद्रा की पूर्ति कम कहाँ होगी? मुद्रा की आपूर्ति कम तो होगी नहीं, पूर्ति बढ़ती है। यही शब्द, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं, प्रभाव तो पड़ेगा ही। मुद्रा की पूर्ति पहले घटती फिर बढ़ती, ये भी नहीं है, तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपने अंशों की बिक्री करती है। जब सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बिक्री करती है ना, उसके अंशों की बिक्री करती है, इसी को विनिवेश कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन ही दे दी गई है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय सरकार किन तरीकों द्वारा घाटे का वित्तीयन करती है? जो सरकार होती है उसको घाटा होता है तो किस तरीके से घाटे की पूर्ति करती है? जनता व विदेशी सरकार से ऋण लेकर, सही बात है नहीं? बॉन्ड जारी करती है, विदेशों से ऋण लेती है, ये सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक से नगद शेष की निकासी, तो भारतीय रिजर्व बैंक से भी पैसा लेती है, ठीक है। रिजर्व बैंक से भी ऋण लेती है, सही बात है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला, मानव विकास सूचकांक के वर्तमान में कौन से 3 सूचकों का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। ठीक है, ये आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, ये 3 चीजें ध्यान दी जाती, तो 1, 3, 5, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अब देखिए, राजकोषीय नीति निर्धारित कौन करता है? तो राजकोषीय नीति, जाहिर सी बात है, वित्त मंत्रालय करता है राजकोषीय नीति का निर्धारण। ठीक है, जैसे सार्वजनिक आय होती है, सार्वजनिक व्यय होता है, करारोपण होता है, किस प्रकार से कर लगाया जाए, ये सभी क्या होती है? राजकोषीय नीति होती है, और इन सब का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अब इस संबंध में बताना, राज्य की वित्तीय स्थिति को निर्धारित करने के लिए, केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए नहीं। ये हो सकता है, देखिए ये भी हो सकता है, केंद्र सरकार की वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए नहीं, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों के अंश निर्धारित करने के लिए, मतलब जो केंद्रीय अनुदान है उसमें संघ के राजस्व में राज्यों के अंश को निर्धारित करने के लिए वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव विकास को मान्यता 8वीं पंचवर्षीय योजना में 1992 से 1997 में दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि पर बल दिया गया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर बल दिया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो पहला विकल्प है इसका, उसमें गरीबी निवारण और आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। ठीक, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण, आत्मनिर्भरता और आधुनिकीकरण पर बल दिया गया था। ठीक है, और 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रौद्योगिकी सुधार पर बल दिया गया था। तो ये सब चीजें आपको पता होना ही चाहिए। ठीक, नोट कर लीजिएगा। गिनी गुणांक किससे संबंधित है भैया? गिनी गुणांक संपत्ति के वितरण से संबंधित है। गिनी गुणांक क्या होता है? गिनी गुणांक होता है आय की विषमताओं का स्तर मापती है। ठीक है, इसमें गिनी गुणांक क्या होता है? 0 से लेकर 1 तक देखा जाता है, मापन किया जाता है। यदि गिनी गुणांक 0 है तो मतलब आय का वितरण समान है, मतलब आय की विषमताएं नहीं है, आय की विषमता 0 है। यदि गिनी गुणांक 1 है तो मतलब आय की समानता नहीं है, आय की विषमताएं हैं बहुत ज्यादा। ठीक, ये ध्यान देना है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश किस फसल का भारत में अग्रणी उत्पादक है? भैया चावल का तो पश्चिम बंगाल है, दलहन का तो मध्य प्रदेश है, दाल सोयाबीन तेल का, बाजरा का तो इधर हो जाएंगे राजस्थान वगैरह हो जाएगा, महाराष्ट्र वगैरह हो जाएगा, जौ का है उत्तर प्रदेश। ठीक, ऐसे उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भैया पीडी टंडन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान चेन्नई की एक इकाई उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्राचीन संग्रहालय कौन सा है? भैया राजकीय संग्रहालय लखनऊ है, ये ध्यान दीजिएगा। और इसी राजकीय संग्रहालय लखनऊ की स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। ये हमको इसलिए याद हो गया क्योंकि
हम लोग नोबेल पुरस्कार में भी पढ़े थे कि कौन सी ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है, तो रेड क्रॉस संस्था है। रेड क्रॉस संस्था की स्थापना 1863 में हुई थी और इसका कारण एक और था याद करने का कि 1863 में स्थापना होने के 100 वर्ष बाद 1963 में इसको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। पूरे यूट्यूब में नोबेल पुरस्कार से संबंधित उससे अच्छी वीडियो आपको नहीं मिलेगी कहीं। आप कितनों भी धाकड़ धाकड़ कोचिंगों का वीडियो देख लीजिएगा नोबेल पुरस्कार, या कितना भी सुंदर सुंदर मेमो की वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, उससे बढ़िया वीडियो आपको नहीं मिलेगी। ना विश्वास हो जाके देख, ऐसा नहीं कि हम व्यू बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ऐसा आप जाके देख लीजिएगा और एग्जाम में क्वेश्चन उससे आएगा ही आएगा। उसका पूरा जो है हमने वर्तमान का बताया, पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड, भारतीय कितने मिले हैं सब विद जो है फुल पिक्चर के साथ उसमें बताया गया, पूरी मतलब इमेज के साथ उसमें बताए हैं। तो वो जाके देख लीजिएगा, बढ़िया वीडियो है एकदम, जाके देख लीजिएगा। ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अब देखिए राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? वनस्पति शोध संस्थान तो लखनऊ में है, ये देख लीजिएगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? तो लिंगानुपात जनगणना 912 है। पूरे भारत की कितनी है? 943 है भारत की। शिशु लिंगानुपात 902 है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, जो शिशु लिंगानुपात ये उत्तर प्रदेश का है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे ही पढ़ाई होती है, ये पूरे विकल्प का पोस्टमार्टम कर दिया जाता है। अब देखिए मोतीलाल बाल संग्रहालय, भारत कला भवन, पांडुलिपि, रानी महल संग्रहालय। अब देखिए रानी महल संग्रहालय झांसी में होना चाहिए, है कि नहीं? अगर नहीं आएगा तो भी हम लोग ऑप्शन मार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भारत कला भवन वाराणसी में है। ठीक है, तो बी का 3 हो जाएगा, मतलब दूसरे का 3 हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए है कि नहीं, सी ऑप्शन। और रानी महल संग्रहालय ये यहाँ हो जाएगा। मोतीलाल बाल संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? दूसरा लखनऊ में हो जाएगा। अब मोतीलाल नेहरू से कई लोग प्रयागराज मार के आ सकते हैं, है कि नहीं, लेकिन ध्यान दीजिएगा लखनऊ में। राज्य पांडुलिपि प्रयागराज में है, ये चीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, अब अगला देखिए कौन लखनऊ घराने से संबंधित है? कोदौ सिंह, बिंदादीन लखनऊ घराने से संबंधित है, ए और बी हो जाएगा। बिस्मिल्लाह बनारस घराने से संबंधित है कि नहीं? तो बिस्मिल्लाह खान ये बनारस घराने से हो जाएंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये कहा जाता है। ठीक, अब देखिएगा। ठीक, अब देखिए राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? राजा टोडरमल तो हरदोई जिले में है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कौन सा नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है इसमें डोमकच नृत्य। ठीक ठीक है, पहले यह ध्यान दीजिएगा। और बहुरूपिया नृत्य है ना, बहुरूपिया अवध क्षेत्र का है। तो बहुरूपिया कहाँ का है? अवध क्षेत्र का है। और झूला नृत्य कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, और ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग सारी। अब उत्तर प्रदेश के हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना कब की गई थी? तो हमको भैया याद हो गया 1942 से की गई थी, क्योंकि हमने भारत छोड़ो आंदोलन से इसका थोड़ा बहुत लिंक बिठा लिया है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में कौन सी भी जनजाति पाई जाती है? बहुत कंफ्यूजन था, बा से बिजनौर, बा से बुक्सा, बा से बकरवाल नहीं, बा से बुक्सा। अब देखिए जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के ता से तराई क्षेत्र और था से थारू। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। अब कौन कौन से तराई? जैसे महाराजगंज, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, है कि नहीं, पीलीभीत, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र आ जाता है। बुक्सा बिजनौर हो गया। अब जो ये खारवार जनजाति है ये पाई जाती है जैसे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में, जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, मऊ, यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? खरवार जनजाति पाई जाती है। ठीक, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लाल मृदा किन जिलों में पाई जाती है? तो लाल मृदा भैया सोनभद्र में ही पाई जाती है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का योगदान 48% है। ये सब चीजें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरओ में डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष सुमन बेरी को चुना गया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो कौन बनी? निशा बिस्वाल बनी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो राजस्थान बना। न्यूनतम आय गारंटी वाला पहला राज्य राजस्थान बना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की? तो कर्नाटक ने शुरू की है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं। अब
देखिए, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? मार्केटा वोंड्रासोवा ने जीता है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। जो मलाला दिवस मनाया जाता है, मलाला यूसुफजाई, ये दुनिया में सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल पुरस्कार विजेता है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ मिला है। अभी आपको बताए हैं कि नोबेल पुरस्कार वाला वीडियो मस्ट है देखना, पूरे यूट्यूब में उससे बढ़िया नोबेल पुरस्कार का वीडियो आपको नहीं मिलेगा। चाहे कितने धाकड़ कोचिंग से साथ पढ़ लो, चाहे कितनी सुंदर मेमो से नोबेल पुरस्कार पढ़ लो, इससे बढ़िया वीडियो नोबेल पुरस्कार का नहीं मिला, पूरा उसमें कवर है उसमें। ठीक, तो ये सब चीजें देख लीजिएगा। अब अगला देखिए, हाल ही में कौन युवा वर्ल्ड तीरंदाजी की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं? तो इसका आंसर हो जाए महाराष्ट्र के पार्थ सालुंखे हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? ए राजा रमन है। ठीक, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग NCDRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस AP शाही, पटना के हैं। ठीक है, अब देखिए, किस RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? किसे RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? P वासुदेवन को नियुक्त किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 से 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 126वां स्थान मिला है, मतलब 163 में 126वां स्थान भारत को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश बना, ईरान बना है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक बने हैं? तो झारखंड कैडर के अजय भटनागर बने हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 146 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भारत का 127वां स्थान है। ठीक, हंगर इंडेक्स में 126, जेंडर गैप में 127वां। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में नई विदेश व्यापार नीति FTP की घोषणा की थी। इस नीति में 2023 तक देश के निर्यात का लक्ष्य कितना था? तो 2000 अरब डॉलर का था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन GS के पढ़ लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं सारे, इनको आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको कराना है कि नहीं कराना। अगर कराना होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम इसको करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों 100 और इसका आंसर जो है हम टेलीग्राम पे भेज देंगे। टेलीग्राम पे GS वाले भैया ग्रुप पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे हम इसका PDF, इसका वीडियो, सारी चीजें इसका भेज देंगे। तो दोस्तों 121, 22, 23, 24 से लेके ये 25 मैथ है, रीजनिंग है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ये सारे क्वेश्चन जो है मैथ और रीजनिंग के हैं। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, और ये सारे इसके क्या हैं? आंसर हैं इसके। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा पूरे। हम इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं, आप लोग स्टॉप करके इसके आंसर देख लीजिएगा। तो दोस्तों पूरे RO की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होगी, इसी तरीके से होगी। फुल क्वेश्चंस का फुल एक्सप्लेनेशन होगा, जो कि एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कर लिए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा इसको। तो दोस्तों सेशन को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।